नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE5001 में A+ ग्रेड लेके आना और इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। आप अगर मेरे दिशा निर्देश के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो निस्संदेह आपके A+ ग्रेड आएगी। अब जानते ही हैं कि अभी मैं यूनिट 3B यानी कि डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम पे चर्चा कर रहा हूँ और मैं 2 वीडियोस पे अपलोड कर चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे डिजाइन ऑफ रीइंफोर्समेंट इन डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम। यानी आपको ये पता लगाना है कि कंप्रेशन और टेंशन जोन के अंदर अलग अलग कितना स्टील प्रोवाइड करना है। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मैं उसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हम उतनी ही चर्चा करेंगे जितनी आपके पाठ्यक्रम में है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक एग्जाम आने वाला क्वेश्चन भी है। जिस हिसाब से कह दिया जाए स्टेप्स फॉर फाइंडिंग AST एंड ASC, यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन और एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ऐसा किसमें होता है? दोहरी प्रबलित धरण यानी कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम में। ये क्वेश्चन आ सकता है 8 नंबर का कि किसी दोहरी प्रलंबित धरण किसी दोहरी प्रबलित धरण के लिए संपीड़न और तनाव क्षेत्र में इस्पात ज्ञात करने के लिए, या तनाव और संपीड़न क्षेत्र में इस्पात की अभिकल्पन के लिए स्टेप लिखिए। राइट डाउन स्टेप्स फॉर फाइंडिंग AST एंड ASC और राइट डाउन स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग रीइंफोर्समेंट इन डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम। इस तरह का क्वेश्चन 8 नंबर का आ सकता है। ये मैं उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर दे रहा हूँ और जैसे आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो इसी हिसाब से आप क्वेश्चन भी आराम से कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आप जब भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे यानी स्टेप लिखेंगे तो आप पहले लिखेंगे कि आपको क्या गिवन होगा, क्या आपको ज्ञात होगा। तो देखिए, गिवन जो होता है क्वेश्चन के अंदर AST ASC फाइंड करने के लिए, एक तो आपको M दे रखा होगा, M यानी कि बेंडिंग मोमेंट, या हो सकता है वो लोड दे दे, नॉर्मली यूडीएल देते हैं। और अब ये जो M दिया है यानी बेंडिंग मोमेंट आपको दिया है, ये कभी कभी सीधा अल्टीमेट दे देते हैं, तो उस केस में आपको 1.5 से गुणा नहीं करना है। और अल्टीमेटली देते हैं, वर्किंग देते हैं तो 1.5 से गुणा करना है। ये मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे M अगर गिवन है तो MU निकालने के लिए 1.5 से गुणा कर दो M को, अल्टीमेट मोमेंट निकालने के लिए। ये बहुत सी बातें आपको समझनी पड़ेगी इसके अंदर। पहला स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की रीढ़ की हड्डी यही है, पहला स्टेप ये है। एक आपको विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बीम दे रखी होगी, ओवरऑल डेप्थ यानी कि कैपिटल D दे रखा होगा, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, नॉर्मली M20 कंक्रीट और Fe415 स्टील दिया है नॉर्मली, ये दिए होंगे, बस ये चीज दी होगी। तो पहला स्टेप ये तो आपको दे रखा होगा, नॉर्मली ये चीज दी होती है बस, ये वाली। अब M दे देंगे तो लोड नहीं देंगे, और लोड देंगे तो M निकालना पड़ेगा। M कैसे निकालते हैं? WL²/8। सिंपली सपोर्ट बीम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उसके सेंटर में होता है, WL²/8। L क्या है? इफेक्टिव स्पान। अब यहाँ कुछ बातें और समझाने की हैं। ये जो यूडीएल देते हैं मान लीजिए आपको, तो कई बार लिख देते हैं कि अध्यारोपित यानी कि सुपर इम्पोस्ट, यानी कि खुद के भार के अलावा। तो उस केस में आपको बीम का सेल्फ वेट निकालना पड़ेगा पर मीटर, और वो इसमें जोड़ना पड़ेगा, वो वर्किंग में आएगा, वो कार्यकारी होगा, और उसको 1.5 से गुणा करेंगे तो अल्टीमेट होगा। ये सब बातें मैं अभी इस पॉइंट में लिखने वाला हूँ। तो पहला स्टेप क्या होगा? राइट ऑल डाटाज एंड परमिसिबल स्ट्रेसेस। जैसे आपको
FE 415 ग्रेड स्टील दे दिया तो आप लिख दीजिएगा कि FY इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जैसे M20 ग्रेड कंक्रीट दे दिया तो लिख दीजिएगा FCK इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वो मेरा मतलब है लिखने का परमिसिबल स्ट्रेस है। जितने डाटा दे रखे हैं ना, जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको लिख डालिए। अब उसके बाद आपको इसी स्टेप के अंदर डी यानी कि इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है। पॉइंट डी कि मैंने इनवर्टेड कॉमर्स लिखा है, डी डैश नहीं है, यानी इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ। अच्छा, कई बार तो सीधी इफेक्टिव आपको क्वेश्चन में दे देते हैं कि भाई बीम की ये इफेक्टिव डेप्थ है, कई बार देते नहीं है। कई बार आपको टोटल डेप्थ दे दी है तो आपको इफेक्टिव कवर घटाना पड़ेगा। और वो इफेक्टिव कवर कई बार देते हैं, कई बार नहीं देते हैं। अगर नहीं देते हैं, जो कि नॉर्मली नहीं देते हैं, अगर आपको इफेक्टिव कवर नहीं दिया है तो उसको 50 mm मान लो, मिल गया है इफेक्टिव कवर EC 50 mm मान लीजिए। इफ नॉट गिवन, वो मानते हुए आप ओवरऑल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर घटाएंगे तो इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी। हमको लीवर आर्म निकालने के लिए इफेक्टिव कवर इन कंप्रेशन भी चाहिए होता है। हम इसमें चर्चा कर चुके हैं पिछले 2 वीडियोस के अंदर, जिसको मैंने डी डैश अथवा DC कहा था। तो ये भी आप, या तो आपको सवाल में दे रखा होगा, दे रखा था तो सबसे अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर नहीं देते हैं तो आप इसको भी 50 mm मान लें। यानी आप ये मान लीजिएगा कि कंप्रेशन और टेंशन दोनों जोन के अंदर इफेक्टिव कवर 50 mm है। ये सुविधाजनक डाटा है अगर नहीं दिया है तो। एक एक पॉइंट को आप समझिएगा। इसको मोबाइल को, ये जो आपका जो वीडियो चल रहा है, इसको पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं आप। अब अगर आपको क्वेश्चन में अल्टीमेट मोमेंट नहीं दिया, सॉरी अल्टीमेट यूडियल नहीं दिया, तो आपको अल्टीमेट यूडियल निकालना पड़ेगा 1.5 इंटू वर्किंग करके। ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड होता है, उसके आधार पर है। अच्छा, इसमें मैंने ये माना है कि ये जो W है ना, ये इंक्लूडिंग सेल्फ वेट है, इसमें सेल्फ वेट शामिल है, ऐसा मान के किया मैंने। कई बार आपको साफ साफ कह देते हैं कि सेल्फ वेट का कोई उल्लेख नहीं किया और आपको कह देते हैं इतना यूडीएल बीम पर एक्ट कर रहा है, यानी कि सुपर इम्पोज्ड है, अध्यारोपित है, तो आपको फिर सेल्फ वेट निकालना ही पड़ेगा। और सेल्फ वेट निकालने के लिए तरीका मैंने लिख दिया, देखो यहाँ मैंने डबल स्टार लगाया है, इंक्लूडिंग लिखा ना सेल्फ वेट, यहाँ मैंने 2 स्टार लगाया है। और इस 2 स्टार का मीनिंग मैंने यहाँ बता दिया नीचे आखिर में। इफ नॉट इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट, यानी आपको जो यूडीएल दे रखा है उसमें सेल्फ वेट शामिल नहीं है, तो आपको फाइंड सेल्फ वेट, आपको सेल्फ वेट निकालना पड़ेगा। और सेल्फ वेट किसका निकालना है आपको? RCC बीम का। कैसे निकलेगा? बीम का जो वॉल्यूम है उसको डेंसिटी से गुणा कर दो। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। क्रॉस सेक्शन में क्या आता है? बी आता है, विड्थ, और ओवरऑल डेप्थ आती है। ध्यान देना, ये इफेक्टिव नहीं है, ओवरऑल है ये, बी इंटू डी। बी इंटू डी ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इंटू 1 क्यों किया मैंने? कि बीम की जो लेंथ है ना उसको 1 मीटर मानते। क्यों मैंने माना 1 मीटर? क्योंकि हमको पर मीटर निकालना है, हमें सारे डाटा पर मीटर निकालने होते हैं। तो इसको बीम की लंबाई मान लीजिए 5 मीटर दे रखी है, अब 5 क्यों ना लें? आप 5 ले सकते हो, कहाँ दिक्कत है? फिर वो 5 मीटर लंबाई जाएगा, पर आपको पर मीटर बनाना पड़ेगा ना, बटा 5 करना पड़ेगा। तो हम इंटू 5 करें, बटा 5 करे से अच्छा भैया 1 ही लिख दे। ये जो 1 लिखने से क्या होगा? पर मीटर लेंथ के लिए आ जाएगा। तो ये तो आपका हुआ एरिया, ये हुआ लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हो गया बीम का। और वॉल्यूम को गुणा करते हैं घनत्व से, डेंसिटी से, तो आता है वेट। और आपको याद होना चाहिए, मैंने लिखवाया था शुरुआत के कुछ वीडियोस के अंदर, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के अंदर, कि RCC की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यानी कि 1 क्यूबिक मीटर RCC का वजन 25 किलो न्यूटन होता है। 2.5 टन होता है क्योंकि 2500 किलोग्राम। तो आपको यहाँ बी इंटू डी इंटू 1 इंटू 25 करके जो भी आएगा वो किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ये होगा बीम का सेल्फ वेट।
और इस सेल्फ वेट को आपको जो भी आपको यहाँ दे रखा है डब्ल्यू मतलब सुपर इम्पोज, उसमें जोड़ेंगे। यहाँ तो मैंने ये सोच के लिखा है कि इसमें सेल्फ वेट शामिल है। अगर शामिल नहीं होता तो जो एक्चुअल में दे रखा है उसके अंदर ये जोड़ेंगे सेल्फ वेट, और वो जोड़ने के बाद जो आएगा वो डब्ल्यू होगा, और फिर इसको 1.5 से गुणा करेंगे तो डब्ल्यू होगा। और डब्ल्यू यानी कि अल्टीमेट यूडीएल, तो आपको एमयू निकालने में मदद मिलेगी। एमयू क्या होता है? डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 8, या डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 8 है। और अगर आपको एम इज गिवन, अब आपको सीधा ही एम दे दे, कई बार सवाल में सीधा एम दे देते हैं, आपको क्वेश्चन में सीधा ही एम दे देते हैं, सारी समस्या खत्म। यानी बीम पे इतना वर्किंग मोमेंट कार्य कर रहा है। जब आपको वर्किंग मोमेंट दे देते हैं ना, तो उस समय आपको सेल्फ वेट के बारे में सोचना भी नहीं है। जब आपको दे दिया मतलब कि उसमें सब शामिल है, सर लोग रहता है। लेकिन अगर आपको कहीं वर्किंग है, कि हमारा इस पहले स्टेप का मकसद क्या है? इस स्टेप का मतलब मकसद है कि हम एम यू निकाल लें, बस ये मेरा मकसद है। अल्टीमेट मोमेंट कितना बीम पे आ रहा है वो आपको निकालना है। मेरे ख्याल से ये स्टेप सारा क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, कई बार तो आपको डायरेक्टली इफेक्टिव स्पान दे देते हैं क्वेश्चन में, ये ना एल स्क्वायर अपॉन 2, डब्ल्यू एल एल स्क्वायर अपॉन 8 एल दे देते हैं, और कई बार आपको देते नहीं है। मान लीजिए आपको कह दिया कि क्लियर स्पान इतना है और सपोर्ट विड्थ इतनी है, वॉल थिकनेस के रूप में कह दे, या बीरिंग कह दे, कुछ भी आपको, उसमें फिर आपको इफेक्टिव स्पान निकालना पड़ेगा। और वो आपके लिए पता है। इफेक्टिव स्पान के लिए मैंने आपको सिंगल यूनिवर्स बीम के अंदर पेज नंबर 34 जो है कोड का, उसमें 22.2 पे मैंने इसका उल्लेख करके बताया हुआ है कि आपको सब मुख जबानी होना चाहिए। पेज नंबर 34, 22.2 क्या बताया मैंने इसमें कि इफेक्टिव स्पान जो होता है वो या तो होता है क्लियर स्पान प्लस बियरिंग। एक्चुअली क्या होता है, क्लियर स्पान आधी बियरिंग इधर आधी बियरिंग होता है, तो पूरी बियरिंग बन गई। तो क्लियर स्पान प्लस बियरिंग, बियरिंग आपको दे देते हैं, और नहीं दे तो आप 300 में मान लो। तो क्लियर स्पान प्लस बियरिंग या क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इन दोनों में से जो भी कम हो वही इफेक्ट है। ये पेज 34 और आपका क्रॉस 22.2 में लिखा हुआ है। ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे भी सवाल आ जाए, किसी रूप में आ जाए, आप अटको नहीं, और आपके कहीं पर भी नंबर नहीं कटे। तो हमने पहला स्टेप जो है, इसको मैंने करीबन 10 मिनट लगा दिए समझाने में, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। हम इसमें एमयू निकालते हैं, और सबसे आसान चीज क्या होगी, अगर आपको सीधा परीक्षा में दे दे बीम पर अल्टीमेट मोमेंट इतना लग रहा है, अगर आपको, तो फिर आपको ये इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड, सीधा आपको एमयू दे दिया। तो मैं आपको हर प्रकार से मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। नाउ स्टेप सेकंड क्या करेंगे, कोड में पेज 70 पर एक्स यू मैक्स अपॉन डी, यानी कि बैलेंस सेक्शन के लिए ये जो रेशियो है, एक्स यू मैक्स कह दो, एक्स यू लिमिटिंग कह दो, अपॉन डी यानी इफेक्ट, ये आपको दे रखा होता है पेज 70 पर। स्किल पे डिपेंड करता है। 410 के लिए इसको हम एफी 415 के लिए हम इसको 0.48 लेते हैं। इस तरह से और भी दिए होते हैं आपको, जो भी आपका ग्रेड हो स्किल का, उसके हिसाब से आपको इसको लेना है। ये आपको एक्स यू मैक्स अपॉन डी पेज 70 से मिल जाएगा। जैसे ही पेज 70 से एक्स यू मैक्स अपॉन डी मिले, उसको डी से गुणा करोगे तो एक्स यू मैक्स आ जाएगा। तो फाइंड एक्स यू मैक्स, यानी कि बैलेंस सेक्शन जो होता है ना, उसकी न्यूट्रल एक्सिस की कितनी है, ये आपको मिल गई। आप दिमाग में पहले में आपको निकालना है, दूसरे स्टेप में बैलेंस सेक्शन की सेक्शन के हिसाब से कर रहे हैं। क्या हम जो, अब आपको ये निकालना पड़ेगा कि बैलेंस सेक्शन के लिए परसेंटेज स्टील कितना होना चाहिए बैलेंस के लिए। तो मैंने कई बार ये बताया हुआ है
पीटी लिमिटिंग, पी मतलब परसेंटेज, टी मतलब टेंसाइल, परसेंटेज टेंसाइल स्ट्रेस लिमिटिंग यानी कि संतुलित खंड के लिए यानी बैलेंस सेक्शन के लिए। ये आपके लिए मैं कई बार काम में ले चुका हूँ। 0.414 FC के अपॉन FI, ये बीम को सिंगल इनपुट मानते हुए 0.414 FC के अपॉन FI XU मैक्स अपॉन डी। ये पेज 96 पर आपने अगर देखा होगा कोड के अंदर, जो कई बार काम ले चुका है, ये फॉर्मूला दे रखा है पेज 96 में, ये फॉर्मूला दे रखा है XU अपॉन डी इज इक्वल टू 0.87 FI AST अपॉन 0.36 FC के BD। अगर मैं इस फॉर्मूले से AST बटा BD निकालूं, AST बटा BD, ये सब पता चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये XU अपॉन डी इंटू 0.36 FCK बटा 0.87 FI, तो ये वही है। और आप जब 0.36 में 0.87 का भाग लगाएंगे तो 0.41 आ जाएगा। ये हम कई बार काम में ले चुके हैं। और पीटी लिमिटिंग जो होता है, इसका मतलब जो एरिया ऑफ स्टील है, बैलेंस सेक्शन मानते हुए, फिर कह रहा हूँ बैलेंस सेक्शन मानते हुए, सिंगल इनपुट मानते हुए, वो हम जहाँ कहते हैं ना AST बटा BD, वो AST नहीं है, AST1 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, हमको एरिया ऑफ स्टील इंटेंशन निकालना, डब्ल्यू इनवर्स बीम, हमको दो एरिया निकालना पड़ेंगे स्टील के, AST1 और AST2। AST1 ये मानते हुए है कि बीम सिंगली रिइंफोर्स्ड है, और बाद में AST2 निकालता है। तो यहाँ जो पीटी लिमिटिंग है ना, इसमें वैसे तो पीटी लिमिट का मतलब होता है AST1 BD पर BD है, तो ये आप निकाल दें एक्स में। और ये कहाँ से है फॉर्मूला, ये मैंने समझा दिया, कोड में फॉर्मूला लिखा हुआ, इसकी बेस पे आ गया। तो क्या स्टेप है ये वाला, स्टेप 3 में क्या करना है, पीटी लिमिटिंग निकालना है, बस इस फॉर्मूले से। ओके, नाउ मूव स्टेप 4। स्टेप 4, अब ये मैं यहाँ भी कह चुका हूँ, मैंने यहाँ भी इस बात को लिख दिया है, ये जो पीटी लिमिटिंग है वो AST1 अपॉन BD है। अब आपको AST1 निकालना है। अब आपको AST1 निकालना है, तो जो पीटी लिमिटिंग आपने निकाला ना अभी, उसको BD से गुणा कर दो। इसको मैंने 1 कह दिया है। अब अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या है, ये हम कई बार कर चुके हैं, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में बहुत कर चुके हैं, पेज 96 हम कई बार आपको दिखा चुके हैं। लिमिटिंग MU यानी कि अगर बैलेंस सेक्शन है, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है, तो लिमिटिंग अल्टीमेट मोमेंट क्या होगा, अपॉन डी 1 माइनस 0.42 एक्स मैक्स अपॉन डी इंटू BD स्क्वायर इंटू FCK। हम इसको कई बार काम में ले चुके हैं, और ये सब आपको पता है, ये स्टील के आधार पर पता पड़ गया। ये सेम वो चीज यहाँ है, बी आपको दे रखा है, डी आपको दे रखा है, ये आपने निकाल लिया, FC का आपको पता है। तो आपको लिमिटिंग जो मोमेंट है बैलेंस सेक्शन मानते हुए, वो आपने निकाल लिया। फाइंड MU लिमिटिंग, ये स्टेप नंबर 5 हो गया। अगर आप बिल्कुल स्टेप्स को फॉलो करेंगे, मैंने जो आपको बताया, आप चाहें तो कभी कभी कुछ स्टेप को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। यानी हर स्टेप के बाद अगला स्टेप जो आप करेंगे ना, उसमें पिछले स्टेप की सारा आपको हेल्प मिलेगी। आपने MU लिमिटिंग निकाल दिया। अब स्टेप 6, अब आपको AST2 निकालना है। हम AST2 क्या होता है, ये पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, क्योंकि बीम तो डबली रिइंफोर्स्ड है। हमने जो AST1 निकाला वो तो सिंगल मानते हुए निकाला और बैलेंस मानते हुए निकाला। AST2 कैसे निकाला है, तो आप ये देखिएगा, जितना मोमेंट आपको वहन कराना है MU, उसमें से जितना सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का बैलेंस सेक्शन वहन कर सकता है, वो घटा दिया। MU आपको दे रखा है, ये आपने स्टेप 1 में निकाल लिया। ये जो स्टेप 1 है ना, स्टेप 1 जो है, इसमें अपन MU भी निकालते हैं। और आप जैसे ही, और अभी जो स्टेप 5 है, उसमें MU लिमिटिंग निकल गया।
बैलेंस सेक्शन के लिए। तो ये मोमेंट तो बीम पे आ रहा है, और ये सिंगली रीइंफोर्स जो है वो इतना मोमेंट झेल सकती है। तो बचा कितना, कितना बच गया, घटा दो इसमें से इसको। वो जो बचा हुआ मोमेंट है उसको लेने के लिए कितना टेंशन स्टील चाहिए, वो फॉर्मूला है। तो वो मोमेंट लिख दिया अपॉन 0.87 FI इंटू डी माइनस डी डैश। ये डी डैश का मतलब इफेक्टिव कवर इन कंप्रेशन जोन, जो नॉर्मली दिया होता है और नहीं दिया होता आपको 50 mm लेना है। इसको मैं कई बार डीसी भी कहता हूँ। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, mu माइनस mu लिमिटिंग वैल्यू अपॉन 0.87 FI इंटू डी माइनस डी डैश। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे बना ये मैंने आपको बॉक्स में समझा दिया है। ये देखिए बॉक्स समझा दिया मैंने। और भाई ये जो मोमेंट होता है कोई भी, वो क्या होता है, फोर्स इंटू लीवर आर्म। अब फोर्स आप चाहे तो कंप्रेशन लें चाहे टेंशन लें, मैंने टेंशन लिया। और टेंशन फोर्स कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो टेंशन स्टील क्या होती है एलिमेंटिंग के अंदर 0.87 FI, एरिया AST, ये फॉर्मूला है 0.87 FI AST इंटू, ये कॉमन फॉर्मूला है किसी भी बीम के लिए। अब यहाँ m तो फॉर्मूले में आता है जनरल फॉर्मूला, हमें m कौन सा लेना है, बचा हुआ, यानी कि जो सिंगल रीइंफोर्स्ड बीम सहन कर सकती है वो घटा दिया मैंने टोटल में से। तो m की जगह लेंगे या mu माइनस mu लिमिटिंग, इस m की जगह पर जैसे ही मैं ये m लूंगा तो यहाँ फिर AST2 आ जाएगा, AST की जगह AST2 आ जाएगा। और लीवर आर्म क्या होती है, d माइनस डी डैश। कैसे, ये देखिए यहाँ ये मैंने लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप को क्लियर कर रहा हूं मैं। CSU, सी का मतलब कंप्रेसिव, एस मतलब स्टील, यू मतलब अल्टीमेट। तो स्टील में अल्टीमेट फोर्स इन कंप्रेशन, ये स्टील में अल्टीमेट फोर्स इन टेंशन। ये टेंशन का फोर्स बहुत आसान है, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस 0.87 FI, एरिया AST2। और ये जो निकालते हैं CSU, ये फॉर्मूला हम बाद में काम में मिलेंगे। FSC यानी कि स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। स्टील में जो स्ट्रेस है उसको उसके एरिया से गुणा कर देंगे तो कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा। ये कंप्रेसिव फोर्स इधर कार्य करता है, ये टेंसर फोर्स इधर कार्य करता है, इक्वल ऑपोजिट। और इनके बीच की दूरी को कहते हैं लीवर आर्म। ये फोर्स कहाँ काम करेगा, जहां कंप्रेशन स्टील लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है, इफेक्टिव कवर पर। कितना होता है इफेक्टिव कवर ऊपर से, डी डैश या DC। तो और ये जो होती है 0.87 FI कहाँ लगता होता है, नीचे वाले स्टील पर। और यहाँ तक जो डेप्थ होती है बीम की, याद कीजिएगा, ये हुआ करती थी आपकी D डेप्थ, और ये होता था DC। तो D में से DC घटाएंगे तो ये D माइनस DC या D माइनस D बन जाएगा। ये वो आप ध्यान देंगे अगर, तो वीडियो 1 जो मेरा है इससे डबल रीइंफोर्स का वीडियो 1, उसमें पेज नंबर 5 पर मैंने एक फिगर बना रखा है। वीडियो 1 पेज नंबर 5, जब मैंने आपको वीडियो 1 समझाया था ना, ये वाला, ये देखिए 3B वीडियो 1 पेज नंबर 5, याद कीजिए, मैंने आपको पूरा कंप्लीटली थ्योरी समझाई थी इसकी। यहाँ देखिए ये स्टील लगा हुआ है कंप्रेशन में, ये स्टील लगा हुआ है टेंशन में, और ये CSU और ये आपका T 0.87 FI इंटू ST2 में लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये हो गई, ये मैंने D माइनस D डैश पहले नहीं लिखा था, अब मैंने लिख दिया D माइनस D डैश, ठीक है ना। ओ तो कहने का मतलब ये है कि आप ये देख लेंगे और उससे आप अगर निकालेंगे AST2 तो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर बाकी का भाग लग जाएगा। तो MU माइनस MU लिमिट बटा AST2 सॉरी 0.87 FI इंटू D माइनस D डैश। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे सीधे लिख दिया है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को पहले तो फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर जहां तक हो सकता है उसको समझाता भी हूँ। आपको एग्जाम में मैं तो आपको राय दूंगा, आई विल सजेस्ट यू, आप जब मेरे को सुन रहे हैं ना, एग्जाम में भी आप ऐसे ही काम करें जैसे कि मैंने किया है, तो बहुत अच्छा असर पड़ता है एग्जामिनर पर, बहुत अच्छा असर पड़ता है। आप कोई चीज लिखते हैं और अगर बॉक्स बना के समझा दे वो कहाँ से आई, तो इससे तो अच्छा कुछ हो नहीं सकता, ये सोने में सुहागा है और कुछ समय लगता नहीं है।
और कई बार क्या होता है, अगर आपने कोई मान लीजिए कोई गलती से कोई चीज गलत लिख दी है तो तुरंत आपको पता पड़ जाएगा, वरना पूरा सवाल कर देंगे, बाद में सवाल काटना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब इसमें देखिएगा, एमयू आपको पता है, एमयू लिमिटिंग पता है, सब कुछ पता है आपको। AST2 आ गया, आगे ना। नाउ अगला स्टेप नंबर 7, आपको स्टेप नंबर 4 में AST1 मिल गया बैलेंस सेक्शन के हिसाब से, यानी एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ये मानते हुए बीम सिंगली रिइंफोर्स्ड है। और डब्ल्यू के हिसाब से भी आपको AST2 मिल गया स्टेप 6 में। अब स्टेप 7 क्या होगा कि दोनों को जोड़ दो, AST1 और AST2 को, जो आपने स्टेप 4 और स्टेप 6 में निकाले ना, वो जोड़ दो। ये आपका पहला आंसर आ गया। और भाई जो आपको रीइंफोर्समेंट डिजाइन करना था ना, हो गया डिजाइन, ये रहा। इतना स्टील आपको लगाना पड़ेगा। अब वो कैसे लगाना पड़ेगा, कितने डायमीटर की रॉड लोगे, कितनी संख्या है रॉड्स की, ये सब बात की बात है, ये अभी आपको नहीं करना है। इसमें केवल आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना है। AST1 प्लस AST2। देखिए अभी हम एक और यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट 4, जिसमें आपके शेयर है, बॉन्ड है, डेवलपमेंट लेंथ है। तब हम इस विषय पे ज्यादा चर्चा करेंगे, जो आपको भी कह रहा हूँ, जिसमें आपको कितनी बार लगानी है, हर बार का डायमीटर कितना होगा, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी अगर ये चर्चा करने बैठ गए और एग्जाम में इतने लिमिटेड टाइम के अंदर आपको सवाल करने होते हैं, अगर आप इसको आधे घंटे में नहीं कर पाए तो आगे पूरे सवाल नहीं कर पाएंगे। तो जो मैं कहता हूँ उसको आप ध्यान रखें, उतना ही करें। ये पहला आंसर आ गया, व्हाट इज द फर्स्ट आंसर। आपने AST और AST निकाला था, AST निकल गया, लिख दिया भाई, आंसर है ये। आगे चले, स्टेप 8। अब आप क्या करेंगे, हमें ASC निकालना है, एरिया ऑफ स्टील एंड कंप्रेशन निकालना है। उसके लिए पहले स्ट्रेन निकालनी पड़ेगी, ESC निकालनी पड़ेगी, ESC। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सेक्शन बैलेंस मान के चल रहे हैं, ESC निकाल रहा हूँ। तो ESC के लिए आपको अगर याद हो, वीडियो नंबर जो मेरा पहला था इसी के अंदर, उसमें बताया था मैंने आपको, 0.0035 अपॉन XU था ना फॉर्मूले में, और यहाँ XU मैक्स ले लेंगे क्योंकि हम बैलेंस सेक्शन मान के चल रहे हैं। 0.0035 अपॉन XU मैक्स और इंटू XU मैक्स माइनस D डैश। ये पूरा मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, आप देखिए मैंने यहाँ रेफर कर दिया है, पेज नंबर 7 वीडियो नंबर 2। मेरा जो इस यूनिट पे दूसरा वीडियो है ना, उसके पेज नंबर 7 पर जाएंगे, ये मैंने पूरा समझाया हुआ है। ये आपको याद होगा, सिमिलर ट्राइंगल की मेथड से हो जाएगा। मैंने उसमें बोला था कि सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, इस बेस पे होगा। ये सिमिलर क्या। अब जब ये स्टेप 8 में ध्यान दीजिएगा, अब जब स्टेप नंबर 8 में आपको स्ट्रेन इन कंप्रेसिव स्ट्रेन मिल गया, अब आपको स्ट्रेस निकालना पड़ेगा स्टेप 9 में, स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस निकालने के लिए आपको फिर वही टेबल यूज करनी पड़ेगी जो मैंने आपको दी थी, याद कीजिएगा। वीडियो नंबर 2 था ना, वीडियो नंबर 2 में पेज नंबर 9, उसमें टेबल नंबर 1 मैंने आपको बताई थी, हर बुक में भी आपको मिल जाएगी। और वैसे हम ये जो कोड का फिगर 23 है, आपका जो पेज कोड का पेज नंबर 70 है ना, कोड के अंदर पेज नंबर 70, उसमें फिगर नंबर 23, ये देखिएगा, पेज नंबर 70 फिगर नंबर 23 ए, एक्चुअली 23 ए काम में रहेंगे इसके अंदर। तो इसमें देखिए ये स्ट्रेन है, ये 0.00, ये 0.0001, ये 0.0003, फिर 0.0007, फिर 0.01, फिर 0.02, इस तरह से चल रहा था ये। यहाँ देखिएगा, ये 0.001 है, ये 0.002 है, ये 0.003 है, 0.004 है। और ये 2 ग्राफ आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये मैं आपको बहुत बड़े वीडियो बना के समझा चुका हूँ। ये FI अपॉन 1.15, ये FI आपको यहाँ से स्ट्रेन लेनी है, यहाँ से। और ये जो ग्राफ है ये वाला FI अपॉन 1.15 वाला, एक बात और ध्यान रखना, आपको चलना है वर्टिकली, चलना आपको वर्टिकली चलना है। आपको ये जो ये लाइन चल रही है ना तिरछी, इसके पैरेलल चलना है ऐसे। और जहां स्ट्रेन के हिसाब से कोई लाइन
जो जा रही है, जहां ये इसको काटती है इस कर्व को, अब आप देखेंगे नहीं, आप ये आप बढ़ेगा, ये का मंदा जो रहा है टेबल से मिलेगा ये हाँ, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ टेबल से, जो आपको मैंने पेज नंबर 9 पे बताई थी, वीडियो नंबर 2 के अंदर, इसी यूनिट के अंदर आपको एफएससी मिल जाएगा बाय इंटरपोलेशन। अब लास्ट स्टेप 10, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, एएससी। कैसे निकालेंगे? वही जो आपको डब्ल्यू के लिए मोमेंट चाहिए, कैसा? एमयू अल्टीमेट, जो आपको सवाल में दे रखा है, या आपने निकाला था पहले स्टेप में, उसमें से एमयू लिमिट यानी सिंगली रिइंफोर्स्ड के हिसाब से जो बैलेंस सेक्शन का एमयू होता है वो घटा देंगे, तो बाकी बचा वो हमको वैन करना पड़ेगा। और उसको रजिस्ट करने के लिए कितना एरिया चाहिए कंप्रेशन स्टील के अंदर, एएससी, तो वो कैसे निकालेंगे? इसका भाग लगा देंगे, किसका? एफएससी इंटू डी माइनस डी। ये आपका लीवर आर्म में। देखिए कैसा है ये, देखिए मैंने आपको बात बताई थी, जो मोमेंट होता है, वैसे मोमेंट जो होता है टेंसल फोर्स इंटू लीवर आर्म भी होता है, और कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म भी होता है। हमें जो चीज चाहिए होती है उसके हिसाब से अपन लेते हैं। इस बार चूंकि मुझको एफएससी चाहिएगा, तो इस बार मैंने मोमेंट को कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म लिया है। और कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकालते हैं? सीएसयू इंटू लीवर आर्म। सीएसयू कैसे निकालते हैं? एफएससी इंटू एएससी। लीवर आर्म क्या होता है? डी माइनस डी। और एम क्या लेंगे? वो जो एमयू माइनस एमयू लिमिटिंग। आपको अगर इससे निकालना है एफएससी, एमयू माइनस एमयू लिमिटिंग के अंदर एएससी इंटू डी माइनस डी, इसको भाग लगा देंगे, जो मैंने सीधा लिख दिया। ये लेते ही आपको एएससी मिल गया, यू गॉट एएससी, और एएससी मिल गया, यानी कि आपका ये आंसर है, इट इज योर आंसर। इस तरह से मैंने आपको 10 स्टेप के अंदर बहुत आसान विधि से, मुझे ऐसा अपने आप पर भरोसा है कि जो मेथड आपको मैं समझा रहा हूँ, जो मेथड, जो स्टेप आपको मैं दे रहा हूँ, ऐसे स्टेप आप किसी बुक में नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। बल्कि मैं तो आपसे एक प्रयास करने के लिए कहता हूँ आप सब लोगों को, आप मेरे स्टेप से चलो और किसी भी बुक का सवाल ले लो, और उसके बाद अपने आंसर निकालो मेरे हिसाब से जो मैंने किया है। मोस्ट प्रोबेबली मैं समझता हूँ कि वो आंसर आपके उससे टैली कर जाएगी किताब से। हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क आ जाए, वो तो आता ही है हमेशा, लेकिन लगभग लगभग वो टैली कर जाएंगे। और बुक से करोगे तो आपको किसी बुक में कोई मिलेगा चीज, किसी बुक में कुछ मिलेगा, किसी बुक में कुछ मिलेगा। गलत कुछ भी नहीं होता है, लेकिन पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका अलग अलग होता है। मैंने कोशिश की है कि आपको मैं बिल्कुल सरल विधि से काम करवाऊं, और अगर आप इन स्टेप को अपने हाथ से लिख लिख के याद करेंगे, तो ये सवाल जो है, ये मैंने समझता है कि 15 से 20 मिनट से ज्यादा लगेंगे, नॉट मोर देन 15 to 20 मिनट्स, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं जब करता हूँ तो इसको इससे भी कम समय में कर लिया करता हूँ। नाउ इसी वीडियो में मैं आपके लिए एक, क्योंकि जब मैं कोई काम करूंगा तो किसी को समझाऊंगा थोड़ी कोई, मुझे तो आपको समझाना पड़ रहा है ना, हर चीज को समझाने में समय लगता है। मुझे खुद को करना पड़े तो मैं कौन सा किसी समझाऊंगा, मैं तो फटाफट अपना हाथ चलाऊंगा। ये सवाल जो आपके लिए कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम 2006 की है। ये आपको मिलेगा, जो मैंने आपको पीडीएफ दी है ना, उसके पेज नंबर 119 120, दो पेज में मिला हुआ सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 30 का पहला, 2006 का है। देखिए आपको जो गिवन है, ये सब कुछ स्टेप 1 में लिखना है, इतना सब कुछ है, ये सब कुछ स्टेप 1 सबसे बड़ा स्टेप। मैं स्टेप 1 को मानता हूँ, बार बार कह चुका हूँ, क्योंकि स्टेप 1 ही आपका मतलब कहना चाहिए आपके लिए एक नींव की ईंट है इस सवाल को करने के लिए। क्या दे रखा है आपको? सबसे बड़ी बात तो इफेक्टिव स्पान ने दे दिया आपको। अब पढ़ना सवाल पेज नंबर 119-20 पर, 30 का पहला 2006 का सवाल है। ये आपको सीधा ही इफेक्टिव स्पान दिया हुआ है। जब आपको इफेक्टिव स्पान दे दे तो फिर हम क्यों फालतू का वो चेक करें, क्लियर स्पान प्लस बीरिंग, या क्लियर स्पान प्लस इफेक्ट डेप्थ, जो भी कम हो, तो आपको इफेक्टिव स्पान ही दे दिया तो खत्म बात। 6 मिनट दे रखा है आपको, कह रखा है कि बीम पर इतना लोड एक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा मतलब कार्य कर रहा है, यानी कि सुपर इम्पोर्ट। देखिएगा
जब तक ये ना कह दे परीक्षा में कि ये भार बीम के स्वयं के भार के सहित है, यानी कि दिस यूडियल इंक्लूड सेल्फ वेट, ये शब्द ना लिख दे, आपको सेल्फ वेट को अलग मानना पड़ेगा। कुछ ना लिखे मतलब कि आपको सेल्फ वेट निकालना ही पड़ेगा। तो ये आपको दे रखा सुपर इम्पोज्ड यूडीआर। बी, विड्थ ऑफ बीम 30 सेंटीमीटर यानी कि 300 mm यानी कि 0.3 मीटर। ओवरऑल डेप्थ 70 सेंटीमीटर यानी कि 700 mm यानी कि 0.7 मीटर। एफसी के 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एमबीस कंक्रीट आपको दे रखी है। एफ आई 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको एफ ई 415 ग्रेड स्टील दे रखा है। ये सब तो आपको दे रखे हैं। अब मैंने आपको एक बात बता दी कि आपको इफेक्टिव कवर मानने पड़ेंगे टेंशन कंप्रेशन में, क्योंकि आपको इसमें दिया नहीं है। तो मैंने लिख दिया लेट ईसी यानी कि इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू 50 mm ब्रैकेट में इन बोथ टी एंड सी, यानी टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन दोनों के अंदर ये इफेक्टिव कवर ये मैंने 50 ले लिया है, यानी ईसी भी 50 है और डी डेस या डीसी भी 50 है। अब हम इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे। ये इफेक्टिव कवर है। अब हम इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? टोटल डेप्थ में से हम घटाएंगे इफेक्टिव कवर टेंशन वाला, और टोटल डेप्थ आपको दे देगी सवाल में 70 सेंटीमीटर यानी कि 700 mm। तो 700 में से 50 घटाएंगे तो 650 mm आ गई। अब मुझे सेल वेट भी निकालना पड़ेगा। सेल वेट का तरीका मैं समझा देखो आपको नोट्स के अंदर, बी इंटू डी इंटू 1 इंटू 25 आरसीसी का घनत्व है। यहाँ ध्यान देना आपको खास बात, ये 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है यूनिट इसकी आरसीसी की डेंसिटी। तो यहाँ पे आपको सब मीटर में लेना है। तो ये बी भी मीटर में, डी भी मीटर में, 1 तो मीटर है ही। तो बी आपको दे रखा था 30 सेंटीमीटर, तो मैं देखो यहाँ 0.3 मीटर लिखा हुआ है, तो ये 0.3 काम लेंगे। ओवरऑल डेप्थ भी 0.7 में काम लेंगे। तो 0.3 इंटू 0.7 करके और 1 इंटू ये 25 किया था आपको 5.25 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया ये बीम का सेल्फ वेट। और इस सेल्फ वेट को जोड़ेंगे दिए गए सुपर इम्पोज लोड के अंदर 80 के अंदर, तो आपको मिल जाएगा 85.25 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये वर्किंग है, आपको निकालना अल्टीमेट, 1.5 से गुणा करना पड़ेगा। आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पर लोड हमेशा डेढ़ ही होता है, आपको मैं समझा चुका हूँ पहले। गुणा कर देंगे तो ये 127.875 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। अल्टीमेट यूडीएल आ गया ये वाला, इट इज अल्टीमेट यूडीएल। और अल्टीमेट यूडीएल आ गया तो आपको ये डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 से अल्टीमेट मोमेंट निकालना पड़ेगा, डब्ल्यू यू एल स्क्वायर बटा 8। तो जब ये रखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका 575.4375 किलो न्यूटन मीटर। ध्यान दीजिएगा, आपको अल्टीमेट मोमेंट मिल गया, यानी अल्टीमेटली इतना मोमेंट बीम पे आ रहा है, जिसके लिए आपको रीइंफोर्समेंट डिजाइन करना है, स्टील का मान ज्ञात करना है टेंशन और कंप्रेशन के अंदर। ये पहला स्टेप हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहला स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यानी आपने पहले स्टेप में क्या किया कि अल्टीमेट मोमेंट निकाल दिया, ये पहला स्टेप हमारा। दूसरा स्टेप मैं बिल्कुल उसी प्रकार से काम कर रहा हूँ जो आपको मैंने बताया है। एक्स यू मैक्स अपन डी निकालेंगे, 0.48 होता है, पेज 70 से मिल जाएगा आपको। और एक्स यू मैक्स अपन डी निकल गया तो 0.48 को जैसे डी से गुणा करेंगे इफेक्टिव डेप्थ से, आपको एक्स यू मैक्स मिल जाएगा। यानी बैलेंस सेक्शन की एनए की डेप्थ आ गई आपके पास, कितनी आ गई? 312 mm। मैं एग्जैक्टली मैंने जो स्टेप दिए उसी पे काम कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वो सारे स्टेप्स नोट कर लिए होंगे। स्टेप 3, अब हम निकालेंगे पीटी लिमिटिंग। ये सब कुछ मैं समझा चुका हूँ पेज 96 वाला। 0.414 एफसी के बटा एफआई वाले मेथड से ये निकल गया आपका, पीटी लिमिटिंग आ गया 0.0095768। अगला स्टेप, आप जानते हैं कि पीटी लिमिटिंग जो होता है वो AST1 अपॉन BD होता है। ये बात हम पूरा समझ चुके हैं वीडियो के अंदर, पहले इसी वीडियो में नोट्स के अंदर, मतलब स्टेप के अंदर। और ये आपको मिला इतना, इससे आपको AST1 मिल जाएगा। इसको BD से गुणा कर देंगे, गुणा किया तो 650, ये 0.0095768 इंटू 300 इंटू 650, क्योंकि इसमें आएगी आपकी इफेक्ट डेप्थ आएगा। और ये जो आप सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को तो मिलेगा 1867.48 mm²। यानी ये कौन सा एरिया स्टील का है?
टेंशन का। कब? जब ये मान के चला कि बीम सिंगल रिइंफोर्स्ड है 1867.48 mm², 1867.48 मिलीमीटर स्क्वायर। अब अगला स्टेप, अब हम एमयू लिमिट निकालेंगे। बिल्कुल उसी पे चल रहा हूँ, आपको जो स्टेप बताया एमयू लिमिट निकालेंगे। ये आपको पेज 96 में फॉर्मूला मिला हुआ, ये 0.36 एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं, बार बार आपको याद है। इससे एमयू लिमिट आपको मिल गया 349.737582 किलो न्यूटन मीटर, ये मिल गया आपको। अब सोचो आप कि इतना तो अल्टीमेट मोमेंट आ रहा था 575.4375 किलो न्यूटन मीटर, और इतना अल्टीमेट मोमेंट जो है 349.737532 किलो न्यूटन मीटर, ये सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम ले सकता है। तो जो बाकी बचेगा एक्स्ट्रा, उसको लेने के लिए हमको चाहिएगा कंप्रेशन में रिइंफोर्स, और कंप्रेशन के रिइंफोर्स को बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसे, मतलब आपने कंप्रेशन के अंदर स्टील लगा दिया, उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, वरना सीजी शिफ्ट हो जाएगी। हमें रखना है बीम को कैसा, बिल्कुल संतुलित, बैलेंस। तो आपको थोड़ा स्टील और लगाना पड़ेगा टेंशन के अंदर, जिसको मैंने AST2 कहा, जो मैं निकाल चुका था। एनीवे, ये आपको मिल गया एमयू लिमिटिंग। अब देखिएगा, निकला नहीं जो मैंने आपको समझा दिया था, स्टेप 6। अब AST2 निकलेगा। ये सब फॉर्मूला में आपको समझा चुका हूँ, एमयू माइनस एमयू लिमिट बटा 0.87 FY डी माइनस डी डैश। ये डी डैश मतलब वो DC है, इफेक्टिव कवर इन कंप्रेशन। ये सब वैल्यूबल। अब इसको बहुत ध्यान रखिए, यहाँ मैं आपको, मैंने देखिए 2 स्टार लगा रखे यहाँ पे। ये 2 स्टार आपको इसलिए लगा के दिए ताकि आपका माथा ठनके कि आपने कहीं गलती नहीं कर दी हो। ये मोमेंट जो लिखे ना 575.4375 और 349.737522, ये किलो न्यूटन मीटर में है। एक्चुअली वहां भी हमारा जो आंसर आया था मोमेंट का, आप देखेंगे जब ये है ना एमयू लिमिट, आप जब सारी वैल्यू निकालेंगे तो आपको आंसर आएगा न्यूटन mm में। ये आंसर आपका न्यूटन mm में आएगा। लेकिन मैंने जो आंसर आपको दिया है ये वाला नहीं है। न्यूटन mm में जो आया था उसको मैंने 10⁶ से डिवाइड किया, उसके बाद ये वाला मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो mu है वो आपको किलो न्यूटन मीटर में निकाला हुआ आपका, तो यूनिट को बड़ा ध्यान से देखना, कोई गलती नहीं हो जाए। हाँ, तो ये किलो न्यूटन मीटर है, ये भी किलो न्यूटन मीटर है, तो घटाएंगे तो उसका किलो न्यूटन मीटर में आएगा, और उस किलो न्यूटन मीटर को बदलना है न्यूटन mm में, तो 10⁶ से गुणा कर दिया। ये ध्यान रखना, ये न्यूटन mm में होना चाहिए। और नीचे तो वो खैर है, इसमें सब आप जानते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ये सब mm ही होता है। यहाँ D 650, D डैश 50 ये करेंगे तो 1041.87 mm² आ गया, AST2 आ गया। ये नंबर 2। और नंबर 1 क्या था? AST1। अगला स्टेप 7वां, जैसे AST1 AST2 जोड़ेंगे फ्रॉम 1 and 2, आपको AST मिल जाएगा। ये आपका फाइनल हुआ स्टील इन टेंशन जोन यूजिंग डबली रिइंफोर्स्ड बीम 2909.35 mm²। हमको AST मिल गया, और अब हम पता करेंगे ASC। कैसे? देखिए आप, स्टेप 8 में आपको कंप्रेशन स्टील जहाँ लगा है उस लेवल पर स्ट्रेन निकालनी पड़ेगी, ESC। ये हम पहले पढ़ चुके हैं इस यूनिट के अंदर। कैसे? 0.0035 अपॉन XU मैक्स इंटू XU मैक्स माइनस D डैश, इसको मैं समझा चुका हूँ। और ये XU मैक्स हम निकाल चुके हैं 312 इसी वीडियो में। स्टेप 2 के अंदर हमने स्टेप 2 जो है ना, स्टेप 2 देखिएगा, इसमें मैंने XU मैक्स निकाला हुआ है, दिख रहा कोई XU मैक्स 212 312 में, वही 312 यहाँ काम में लेंगे यहाँ पे, और इंटू ये करेंगे तो आपको ESC मिल जाएगा। और इसको जो सॉल्व तो करेंगे तो ESC मिलेगा आपको 0.0029391। अब आपको जो मैंने अपने वीडियो नंबर 2 में पेज नंबर 9 पर एक टेबल 1 दी थी, उस टेबल से आप इस ESC के आधार पर FSC निकाल पाएंगे।
मैंने उस पेज का एक अंश ले लिया है कि जो हमारी वैल्यू है 0.00299391, ये 0.00276 और 0.00380 के बीच में आती है। और इन दो वैल्यू की जो ये जो दो वैल्यू स्ट्रेट की, उसके लिए स्ट्रेस है एफएससी वैल्यू की दो दे रही है। हमको करना पड़ेगा इंटरपोलेट। तो कैसे करेंगे? हमको निकालना है एफएससी। तो यहाँ कितनी एफएससी है? 351.8, ये लिख दी मैंने। बाकी जब इसके लिए इतनी है, इसके लिए इतनी है, तो हमको जो दे रखी है और स्ट्रेट, उसके लिए कुछ ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी, इससे कम होगी। कितनी ज्यादा होगी वहां से लिख रहा हूँ। पहले मैंने इसके लिए कितनी थी? 351.8, वो लिख दी मैंने यहाँ पे, प्लस। अब आप क्या करो, इन दोनों स्ट्रेस का अंतर ले लो। 360.9 में से मैंने 351.8 घटा दिया। फिर इन दोनों स्ट्रेन का डिफरेंस ले लो, 0.00380 माइनस 0.00276, और इनटू क्या करो, हमको जहाँ निकालनी थी वो ये जो है बेस, उससे कितना ज्यादा है। तो 0.0029391 में से 0.00276 घटा दिया। और ये जब आप सॉल्व करेंगे सब कुछ तो आएगा 300, ये जो एफएससी आएगा ना, ये 353.367 आएगा। वैसे एक बात बता दूं आपको मैं, आप ये मैंने एक बार आपको जरूर कराया है, क्योंकि बेसिक मेथड यही है, लेकिन कोड में ही मिलेगा नहीं आपको। कोड में पेज मिलेंगे आपको, ये फिगर मिलेगा आपको। तो मैंने आपको ये बताना था, यहाँ देख लीजिएगा। अगर मैं इसको यहाँ निकालता ग्राफ से, तो लगभग यही वैल्यू आती। कैसे, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए हमारे स्ट्रेंथ कितनी है? 0.002939। मैं इसको 0.0029 को मैं 0.003 मान सकता हूँ लगभग। 29 तो 3 होता है, 0.003। अब आप देखिए जरा, ये 0.0000 है, उसके बाद 0.00010, 0.003 यहाँ दिखेगा आपको। देखिए ये 0.002 है, ये 0.004 है, ये तो इसके बीच में ये 0.003 है, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे 0.003, ये देखिएगा 0.003 ये वाला। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे ऐसे। इसका काम आपको पेंसिल से करना है। अच्छा, आप उस पर मत जाना, इस पे जाना, क्योंकि हमको वो पार्शियल सेफ्टी फिट का भाग लगाना है ना, 1.15 इस पे। तो इस पे जाओगे तो आपको भाग लगाना नहीं पड़ेगा, वरना वहां जाओगे तो आपको भाग लगाना पड़ जाएगा, याद हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जा रहा है, ये यहाँ गया, और यहाँ आप देखोगे ये करीब 0.85 ही है, ये 0.85 आ रहा है। और अगर आप 0.85 FI करेंगे, 0.85 FI, तो वो भी लगभग वैल्यू यही आती है। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको, देखिएगा 0.85 इंटू FI, FI कितना है? 415, 415 FI 415 कितना आ गया? ये आ गया 352.75, 352.75। और ये देखो आप यहाँ पे आपके 353.36 आया। तो ज्यादा फर्क नहीं आता है, और कई बार थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा आ सकता है, लेकिन तरीका है ये। आप चिंता ना करें, आप इसे प्रैक्टिस करें धीरे, लेकिन उससे आंसर एग्जैक्टली नहीं आएंगे, थोड़ा फर्क आएगा। तो उस तरह से वो है, मार्जिन एग्जामिनर मान ही लेगा। जब आप ग्राफ से करोगे तो नेचुरली आपके आंसर फर्क आएगा। तो मैंने आपको दोनों बता दिया है, ग्राफ भी बता दिया है, और आपको मैंने ये टेबल भी समझा दी है। एफएससी आ गया। नाउ लास्ट स्टेप, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। मैं आपको सब कुछ समझा चुका था, MU माइनस MU लिमिट अपॉन FSC इंटू D माइनस D रेस। FSC आप निकाल चुके हो, सब कुछ रखेंगे, 1064.52 mm² आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, और आंसर। तो आपने डिजाइन कर दिया एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, और वो पहले एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, जो कि AST था, जो कि AST1 प्लस AST2 था। मुझे आशा है कि आप लोगों ने, सभी ने जो भी वीडियो देख रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लिया होगा। और ये अपना डबली रीइंफोर्स बीम का जो प्रोसेस है, जो आपका ये यूनिट है, ये हमने पूरी कर दी। क्योंकि एक स्पेशली कभी लिखा आता नहीं है, बी और DB निकालो, डबली रीइंफोर्स सेक्शन डिजाइन करो, नहीं आता। आज तक कभी एग्जाम में ऐसा आया नहीं है। कभी
आवश्यकता पड़ी हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी एक बार हम फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने सारा जो ये मटेरियल मैंने दिया है आपको, ये आप लोगों ने साथ साथ में नोट किया होगा, क्योंकि जब तक आप अपनी खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे आपको फायदा नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो।